नमस्कार, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हमने माउथ के बारे में डिस्कशन किया था, और द वन थिंग दैट वाज लेफ्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट टिथ, वी डिस्कस्ड अबाउट टंग, वी डिस्कस्ड अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। द थिंग दैट वाज रिमेनिंग वाज वी हैव टू डिस्कस अबाउट टॉन्सिल्स। ओके, तो माउथ में अब बात करते हैं फटाफट टॉन्सिल्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज टॉन्सिल्स या व्हाट आर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होते क्या है? टॉन्सिल्स और टॉन्सिलाइटिस बिल्कुल अलग चीज़ है। तो सबसे पहले समझते हैं टॉन्सिल क्या है। हमारे पूरे माउथ के अंदर में सर्टेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सो टॉन्सिल्स आर बेसिकली lymphoid organs present near the pharynx। फैरिंग्स के आसपास, मतलब माउथ के ये जो फैरिंग्स जो रीजन है, वहाँ पे जो आपके सर्टेन लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं टॉन्सिल्स। ओके, अब सबसे पहले समझते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसको कहते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, और ये हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो टॉन्सिल्स जो बेसिकली हैं वो, इफ वी सी द माउथ सेक्शन, तो वो उनकी अरेंजमेंट एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। वो पेयर्स में होते हैं टॉन्सिल्स, में थोड़ा बहुत कल बता रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। आप अगर मुंह खोले अगर आ करके, तो जहाँ पे यूवुला है नियर अबाउट देयर इज अ टॉन्सिल प्रेजेंट। या कभी कभी आपने देखा होगा कि वेन एवर वी सफ़र फ्रॉम कोल्ड, अगर हमें कोल्ड हो जाती है, जो कि अभी बहुत सीरियस हो जाएगा अगर हो तो, बिकॉज पीपल विल सस्पेक्ट इट फॉर समथिंग डिफरेंट। एनीवे, सोर थ्रोट एक बहुत कॉमन सिम्टम होती है अगर हमें कोल्ड होता है। तो सोर थ्रोट में क्या होती है, पूरा जो गला है उसमें खराश होती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वैलोइंग। हमें स्वैलो करने में किसी चीज़ में, इनफैक्ट पानी भी निगलने में बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। आप अगर ध्यान देंगे तो अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको सोर थ्रोट हुआ है, इफ़ यूल सी हिज माउथ, जस्ट से हिम, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए आप अगर उसका मुंह खोल के आप देखने का प्रयास करेंगे, इफ विल ट्राई टू फाइंड, यू विल सी दैट व्हेन वंस ही ओपन्स द माउथ लाइक दिस, यू विल फाइंड दैट दीज रीजन्स आर कंप्लीटली रेड। वो पूरा रेड होके और वो सूज जाता है, ठीक है। वही इन्फ्लेमेशन जो है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द swallowing प्रोसेस, उसको ही हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोर थ्रोट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है उसकी एक अरेंजमेंट होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ टॉन्सिल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो टॉन्सिल है इसको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। कल बताया था आप लोगों को इसके बारे में, फेरेंजियल टॉन्सिल, या इसको हम कह सकते हैं नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, या हम कह सकते हैं द कॉमन वर्ड यू माइट हैव हर्ड अबाउट एडिनॉइड टॉन्सिल। तो एडिनॉइड टॉन्सिल कहते हैं। यहाँ पे एक पेयर ऑफ टॉन्सिल है, इसको हम कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। ये जो है इसको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, and then this is called the lingual tonsil. So it's called the lingual tonsil. Okay, again, so now lingual tonsil, palatine tonsil, tubal tonsil and pharyngeal tonsil, ये ऐसे और भी टॉन्सिल्स होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टॉन्सिल। इसकी पूरी जो अरेंजमेंट होती है पूरे माउथ में ही, अगर आप देखें तो ये आपका, अगर ये आपका टंग है, ये यूवुला रीजन है, तो इधर 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 ये आपका पैलेटाइन टॉन्सिल मोस्टली आपको विजिबल होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, दीज पार्ट्स आर मच मोर रेड विच आर वेरी विजिबल। तो इस पूरी अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल्स को हम कहते हैं सबसे पहले वेल्डेयर्स रिंग, वेल्डेयर्स रिंग, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल, वेल्डेयर्स रिंग क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेल्डेयर्स रिंग, ठीक है। टॉन्सिल है क्या? इट इज पार्ट ऑफ आर इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं
जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, इन सब को मारने के लिए और हमारे शरीर को बचा कर रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज टॉन्सिल, ओके। इट इज़ अ लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में और क्या क्या आती है? लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट स्प्लिन है, लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट पूरा का पूरा आपके बॉडी में लिम्फ नोड्स है, ठीक है, टॉन्सिल्स है, फिर क्या है, ऐसे ऐसे करके दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इट्स दैट व्हाट यू शुड नो। नाउ मूविंग ऑन, अब बात हो गई टॉन्सिल की, फेरिंग्स वेरिंग्स की बात हो गई। थोड़ा सा अब एक ज़रा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि माउथ ये था, ठीक है, और माउथ की ओपनिंग जो थी उसमें से एक ओपनिंग जो थी ये हो गई आपकी ट्रैकिया की ओपनिंग, ठीक है, ट्रैकिया। और उसके पीछे जो ओपनिंग होती है ये ओपनिंग है आपकी ईसोफेगस की, ये ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेजियल ओपनिंग या ईसोफेगस इज बिहाइंड द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के ठीक पीछे होती है ईसोफेगस, ठीक है। अच्छा ओके, अब यहाँ पे ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों के ऊपर में यहाँ पे एक फ्लैप होता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, बताया था आप लोगों को। द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हम कहते हैं ग्लॉटिस और ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को हम कहते हैं गलेट। तो गलेट एंड ग्लॉटिस इज अ थिंग दैट यू शुड नो, इट्स द ओपनिंग, ओके। तो फ्रॉम हियर नाउ द gastrointestinal tract begins. What is a gastrointestinal tract? Gastro, the word gastro represents the stomach and the region of intestine. The gastrointestinal tract is representing the entire esophagus to entire anus. So पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा ट्यूब है, वो पूरा का पूरा ट्यूब की कहीं ना कहीं अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ईसोफेगस की चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, ठीक है। तो ईसोफेगस, कुछ लोगों ने कल बोला कि इट्स नॉट वेरी विजिबल इफ आई एम राइटिंग, सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू राइट लिटिल बिगर। थैंक यू फॉर द फीडबैक, ओके। सो कीप गिविंग एनी फीडबैक इफ यू फाइंड समथिंग uneasy or you're not able to get it, just try to give me the feedback, okay। Now ईसोफेगस जो है उसको हम कहते हैं फूड पाइप, क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज फूड पाइप। तो ये तो हो गया हमारी फूड पाइप। अब प्रश्न ये उठता है कि ईसोफेगस का फंक्शन क्या है, ईसोफेगस कैसे फंक्शन करता है, और ईसोफेगस ही नहीं, पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम लोग हिस्टोलॉजी देखेंगे, मतलब उसकी टिश्यू की अरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो पहले ये है ईसोफेगस, मैं बना देता हूँ यहाँ पे ईसोफेगस आपके लिए, कल बताया था वैसे। तो ईसोफेगस की ये बहुत सारे लेयर्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होती है ईसोफेगस में, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये आपका ओपनिंग है, पूरा का पूरा ईसोफेगस जो है वो एक अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। जैसे ही हम फूड को स्वैलो करते हैं, अच्छा एक फैंसी वर्ड है इसके लिए भी, प्रोसेस ऑफ स्वैलोइंग, डीग्लूटिशन, ठीक है, ये भी एक वर्ड है, प्रोसेस ऑफ स्वैलोइंग को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम स्वैलो करते हैं फूड और वो ईसोफेगस में एंटर हो जाता है, वंस इट एंटर्स द ईसोफेगस, व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट ये पूरा का पूरा, अब यहां से ये जो ट्यूब है उस पूरे ट्यूब को अगर हम 3 हिस्सों में बांटे, लेट्स से वी डिवाइड दिस इंटायर सेक्शन इनटू 3 पार्ट, ओके। ये फर्स्ट हाफ जो है 1/3 of the esophagus till here is voluntary because of the presence of skeletal muscle. यहाँ पे इतना कंट्रोल होता है। आप जनरली देखते हैं जब हम स्वैलो करते हैं तो उसमें एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एक प्रोसेस होती है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। Peristalsis is a process of rhythmic contraction and relaxation through which the food, the bolus primarily, is pushed down into the region of stomach. वो stomach के अंदर में push होता है। Now the question is, how exactly is it pushed? तो उसके push करने के लिए muscles responsible होते हैं जो कि present होते हैं इसके wall में,
अभी इसके वॉल की हम लोग पूरी हिस्टोलॉजी देखेंगे, बट जस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 1/3 हिस्सा जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, मतलब हमारे नियंत्रण में होता है, ऐच्छिक होता है। आप देखिए जब हम चालू करते तो एक हद तक हमारे वो लगता है कि नियंत्रण में है, फिर हम सेकेंड हाफ या सेकेंड 2/3 अगर बात करें, ये वाला हिस्सा, ये वाला सेकेंड पार्ट, this part is mixed actually, okay? So it has a skeletal plus smooth muscle, hence इसके ऊपर दोनों भी मसल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर जनरली बहुत थोड़ा सा स्केलेटल मसल होता है, तो बहुत कम नियंत्रण होता है, मोस्टली ये इनवॉलेंट्री ही होता है, ठीक है? सो अब आता है the third or the final part of the esophagus. This half is completely involuntary. Involuntary का मतलब अनैच्छिक, it's not under our control, and this is primarily because of the presence of smooth muscle. किसकी वजह से होता है? स्मूथ मसल की वजह से होता है, ठीक है? अब क्योंकि ईसोफेगस के बारे में ज्यादा जानना नहीं, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है पेरिस्टाल्सिस। क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस। फिर से मैं लिखता हूं अच्छे से, पेरिस्टाल्सिस। What is the meaning of peristalsis? That you have to understand. The word peristalsis means rhythmic contraction and relaxation through which the food or the bolus is pushed down the region of stomach. Okay? तो स्टमक के नीचे में, स्टमक के रीजन में पुश होता है। कैसे होता है ये पुश? विल गो एंड विल सी दैट। ओके, तो पहले मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, बिकॉज सम पीपल हैव पर्सनली मैसेज मी टू राइट डेफिनेशंस, पता नहीं क्यों। खैर, द प्रोसेस of rhythmic contraction and relaxation by which the bolus, कल बताया था bolus के बारे में, food which is mixed with saliva and which is kind of grinded, तो जिस फूड की प्रॉपर हमने ग्राइंडिंग मैकेनिकल डाइजेशन कर दिए तो उसको हम कहते हैं बोलस, ठीक है? क्या बोलते हैं? bolus. Okay, the process of rhythmic contraction and relaxation by which the bolus is pushed in the stomach. स्टमक में वो पुश होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है? अब ये पेरिस्टाल्सिस को जरा यहां देख लेते हैं, ठीक है? ये आपका ईसोफेगस है, ठीक है? ऑब्वियसली इसके वॉल है, ये ईसोफेगस के। अभी ये वॉल की चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसे ही बोलस एंटर हुआ यहाँ पे, लेट्स से ये बोलस है, ठीक है? तो इसमें दो चीज होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदमिक का मतलब है कि एक वे में, एक रिदम में हो जाए वो चीज, है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस प्रकार से एकदम एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। आप देखेंगे सबसे पहले ये जो रीजन है यहाँ पे बोलस का, ये वाला रीजन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। दिख रहा है ये हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि सिकुड़न, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। साइमल्टेनियसली यहाँ का जो रीजन है ये रिलैक्स कर रहा है, यहाँ हो रही रिलैक्सेशन। तो इसके वजह से क्या होगा? इधर कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बोलस जो है वो पुश करेगा नीचे और ये रिलैक्स किया, फिर ये रिलैक्स होके फिर अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब तक ये बोलस यहाँ पहुँच जाएगा, और जब ये बोलस यहाँ पहुँच जाएगा तो फिर से ये वाला रीजन जो है ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लाइक दिस, ठीक है? तो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक रिदमिक प्रोसेस में ये प्रक्रिया हो रही है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ईसोफेगस में हो रही है, ठीक है? पूरा का पूरा स्टमक और इंटेस्टाइन में जो है वो आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखती है। पुश द फूड इज पुश डाउन द रीजन ऑफ esophagus to stomach to intestine to large intestine और large intestine to rectum, ठीक है? ये प्रोसेस जो पुश होती है, कभी कभी एक कंडीशन होती है एक्चुअली, आप फिजिकली भी देख सकते हैं, मतलब पेट के कभी कभी जो इंटेस्टाइन्स है वो उसकी मूवमेंट सर्टेन डिसीज के अंदर में वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। एक और बात मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा,
पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट है इट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब ये हमारे बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर ये चीज को कंट्रोल करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा कि फूड कितना देर स्टे कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, देयर इफ सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस इज गोइंग और अ पर्सन इज इमोशनली नॉट गुड इनफ, तो उसके नर्व सिस्टमलेस या ब्रेन में कुछ सोचने की वजह से या कुछ भी मतलब अगर इशू हुआ नर्व का, तो कभी कभी गलत सिग्नल्स जाने लगते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, जिसकी वजह से वो इन्हांस हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का रेट बढ़ गया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, तो फूड जो है वो बहुत फास्टली मूव करेगा इंटेस्टाइन में, और अगर वो फास्टली मूव करेगा तो इट विल कॉज डायरिया। सम पर्सन सफर्स फ्रॉम डायरिया फॉर द एंटायर ईयर। Like what happens is that because of wrong signaling to the stomach or to the intestine, वो सिर्फ नर्व का खेल है, उस नर्व के खेल की वजह से पूरा का पूरा द पर्सन वो पूरी इसके डाइजेशन की मतलब बैंड बजाती है, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो वो प्रक्रिया डायरिया कॉज करता है, ठीक है, दैट यू शुड नो। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया पेरिस्टाल्सिस एंड ऑल दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट, विल मूव फर्दर एंड वी विल टॉक अबाउट इसके वॉल के बारे में, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं ये जरा वॉल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल, यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है उसका पूरा का पूरा हम लोग हिस्टोलॉजी बात कर रहे हैं। यानी कि हिस्टोलॉजी इज, यू नो ऑलरेडी व्हाट इज हिस्टोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब ये ज़रा देखिए, ये है वॉल। अब ये वॉल को हम ज़रा देखते हैं, इसमें मल्टीपल लेयर होगा अंदर, ये सबसे आउटर लेयर है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो मैं वही बना देता हूँ, ये है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। हिस्टोलॉजी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं सरोसा, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलैरिस, तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा, और फोर्थ जो है उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। ये चारों लेयर्स है, ठीक है, चारों लेयर्स है, और सेरोसा इज द आउटर मोस्ट, और म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट। मुझे ठीक है, ये विजिबल है ना? ओके, वेरी मच विजिबल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, ये मिडिल, ठीक है। अब इसको हम जरा यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे आउटर मोस्ट आपकी सेरोसा। उसके बाद मस्कुलैरिस में दो लेयर होती है, ठीक है, एक थोड़ा आउटर, एक इनर, ठीक है, और सब म्यूकोसा, ठीक है। तो ये सेरोसा हो गया। उसके बाद ये है सेकंड लेयर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लिखा है यहाँ पे सर्कुलर लिखा है, ठीक है। क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूं अभी आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मस्कुलैरिस में दो लेयर है, ठीक है। तो ये आपका आउटर मोस्ट हो गया सेरोसा। अब ये है आपका ठीक है। देखिए ये है म्यूकोसा, ठीक है, ये है सब म्यूकोसा, ठीक है। ये दोनों के दोनों, बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली मस्कुलैरिस। इसमें दो है, ये क्या है आउटर और ये क्या है इनर,
और सबसे आउटर मोस्ट है यह है सेरोसा, पेरिटोनियम, सेरोसा, ठीक है। तो सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है, केराटिनाइज्ड होता है। अब इसके बाद अंदर बात करेंगे तो ये आउटर में मैंने लिखा है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, लॉन्गिट्यूडनल, और इसमें लिखा है सर्कुलर। क्या मतलब है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल का? देखिए, लेट्स से एक ही पेपर है हमारे पास, ठीक है। अब ये है लेट्स से एक, ठीक है, लेट्स से ये मसल है, ठीक है, या हम इसको इसोफेगस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका गटी वॉल है, ठीक है, ये गट वॉल है। अब थिंक दैट दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे आपका ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये है मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। अब मस्कुलरिस में दो है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक सर्कुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर का जो मसल अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल इस प्रकार होता है, मसल ऐसे ऐसे अरेंज होता है, ठीक है। मसल फाइबर कैसे अरेंज है? ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल, वो मसल ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में मसल कैसे प्रेजेंट है? ऐसे। ये अरेंजमेंट क्या दिखाता है कि मसल की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है। तो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये मसल सिकुड़ जाएगा ऐसे। ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी? इधर अंदर की तरफ, कि अरेंजमेंट उसकी उस तरह से है, ठीक है। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हम ऐसे डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? देखिए, एक ये मसल हो गया, ठीक है, ये है ये है सर्कुलर मसल, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट कैसे? बिल्कुल ऐसे। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डायमीटर को कम करेगा। क्या करेगा? डायमीटर को कम कर रहा है, कम कर रहा है डायमीटर। यू कैन सी इट इज डिक्रीजिंग द डायमीटर। वो डायमीटर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मसल इस तरीके से अरेंज्ड है, ये सर्कुलर है, ठीक है, ओके। और दूसरा मसल है जो ऐसे प्रेजेंट है, समझ रहे हैं आप? दूसरा जो मसल प्रेजेंट है वो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट किसका है? सर्कुलर का, और ऐसा लॉन्गिट्यूडनल का, लॉन्गिट्यूडनल का। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे अरेंज्ड है, सर्कुलर मसल ऐसे अरेंज्ड है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे 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 ऐसे शीट्स के रूप में जो अरेंज्ड है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगी। तो होता क्या है, इसी सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका डायमीटर कम होता है। यहाँ पे जो डायमीटर ये जो कम हो रहा है, ये यहाँ पे कौन सा रोल है? ये वही सर्कुलर का रोल है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल जो है इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोलस जो है इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, तो इट इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये पुश करने के लिए ये जो दोनों मसल ग्रुप है which is this serosa as well as which is this circular as well as this longitudinal muscle, ठीक है। तो longitudinal और circular ये दोनों मसल प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल इस प्रकार से। और ये दोनों मसल्स में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो ये कि these two muscles are involuntary in nature because these are smooth muscle, ठीक है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये था आपका हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। ये हिस्टोलॉजी हो गई। अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, now we will be talking about the next, which is stomach. तो अब ये माउथ खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है स्टमक।
यानी कि अमाशय। इन हिंदी वी कॉल स्टमक एज अमाशय, स्टमक। तो स्टमक की बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक और बात, यहाँ पे कल मैंने बताया था आपको कि जब ये एसोफेगस प्रवेश करता है जे शेप्ड ऑर्गन में, जो कि स्टमक है, तो उससे पहले यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्फिंक्टर यहाँ भी होता है, इसको मैंने बताया था लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफिजियल फिजियल स्फिंक्टर, और ये अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर। इस स्फिजियल का एक और नाम है कार्डियक, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर क्यों कहते हैं इसको कार्डियक या लोअर इसोफिजियल? क्योंकि उस स्टमक के जोन का नाम है कार्डिया। ठीक है, कार्डियक रीजन है वो। तो स्टमक इट इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें डाइजेशन भी होती है मोस्टली, और किन किन चीज़ों का डाइजेशन हो गया? इसमें डाइजेशन होती है फूड की प्रॉपर, फूड जो है वो बोलस जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू काइन। नाउ व्हाट इज काइन, व्हाट इज दिस, विल सी। तो देखिए ये है स्टमक, ठीक है। पूरे स्टमक में ऐसे ऐसे रियुगे बने होते हैं, मतलब फोल्ड्स बने होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें स्टमक का डायग्राम तो यहाँ से डिओडेनम शुरू हो रहा है, विच इज द सी शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड डिओडेनम। ठीक है, वहां पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब इधर भी सेरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा प्रेजेंट होगा। वो पूरा हिस्टोलॉजी मैंने बताई एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड अप टू द इसोफेगस, इंटायर एलिमेंट्री कैनाल इज लाइक दैट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये रीजन जो है, इस रीजन को हम कहते हैं कार्डिया या कार्डियक रीजन। ठीक है, स्टमक का। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, this is called as body. This region is called the pylorus. ठीक है, ये जो रीजन है ये है एंट्रम का रीजन। ठीक है, फंडस, बॉडी, और ये पूरा का पूरा स्टमक है। अब समझना ये है कि ये पूरा का पूरा स्टमक के अंदर में कैसे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर में ये जो फोल्ड्स बने होते हैं ना, ये फोल्ड्स, इन फोल्ड्स के बारे में हम डिटेल में अभी इधर डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं। पहले ये जो बोलस है, इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होगा पहले से। द मोमेंट द बोलस एंटर्स द स्टमक स्टार्टेड चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, स्टमक के अंदर में चर्निंग मूवमेंट होती है, वो भी एक प्रकार का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, और ये पूरी की पूरी इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री। अब यहाँ समझना ये है कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो फूड है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू काइंड ऑफ अ सेमी सॉलिड पेस्ट। इस पेस्ट का नाम है काइन। ठीक है, तो बोलस जो है, बोलस इट इज कन्वर्टेड इनटू काइन बाय व्हाट? इसमें मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस और साथ में इसमें क्या हुई, ब्रेकडाउन हुई, जिससे ये कन्वर्ट हो गया काइन में। ओके, अब ये पेस्ट जो है, ये पेस्ट आगे मूव करेगा। काइन यहाँ से पाइलोरस से, ये भी स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ से इट विल एंटर द डिओडेनम, और डिओडेनम से फिर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कल जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, स्टमक के अंदर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। These gastric glands are very very important because they are responsible for secretion of certain enzymes. वही एंजाइम्स जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये एंजाइम्स जो हैं, these enzymes are a group of enzymes which includes pepsin, which includes mucus, which includes HCl, and certain also hormones, because इसमें कुछ endocrine parts भी होते हैं। तो
कैसे होती है प्रोसेस डाइजेशन की और कैसे कहाँ पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, पहले लोकेशन देखते हैं, ठीक है। ये अगर मैं आपको इसका ये फोल्ड्स दिखाऊं तो इधर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। तो ये तो आपको ऐसे ऐसे इसमें फोल्ड्स दिख गए, ये सबसे टॉप लेयर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में पिट्स बने होते हैं, ठीक है। ये पिट्स दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये पिट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पिट्स के द्वारा क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। देखिए इधर से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जैसे सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन सेल्स होते हैं, इधर भी कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं। इस पिट के अंदर में ये कुछ पार्ट को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मोस्टली इसके अंदर में तो दो ही प्रकार के सेल्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, ऐसे सर्टेन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स में अगर आप देखेगा तो मोस्ट इसमें कुछ कुछ सेल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो सेल्स डिफरेंट दिख रहे हैं, इन सेल्स का नाम है पेराइटल सेल, ठीक है। दीज सेल्स, द नेम ऑफ दीज सेल्स आर कॉल्ड पेराइटल सेल्स, ठीक है। अब पेराइटल सेल्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कुछ सर्टेन ये सेल्स की जो आप ब्लैक से देख रहे हैं, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, ये जो कुछ सेल्स है इन सेल्स की हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, ये आपके म्यूकस सेल्स हैं। म्यूकस नेक सेल या म्यूकस सेल, ठीक है। इसको एमएनसी भी कहते हैं, म्यूकस नेक सेल। वो सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि हमारे स्टमक के वॉल को बचाता है एसिडिक एक्टिविटी से। और ये एसिड कहाँ से रिलीज होता है? इसी से एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें ये आपके पेराइटल सेल्स हैं, और ये जो ब्लैक वाले जो है मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट है, इनका नाम है, इनको हम कहते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, ठीक है। तो there are two forms of cells which are present over here. First is parietal cells, second are chief cells, okay. What are the role of chief cells and what are the role of parietal cells? First of all we'll try to understand that, ठीक है। तो आपने सुना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इससे तीन चीजें सिक्रीट होती है। पहला म्यूकस, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा द थर्ड वन इज कॉल्ड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कैसे रिलीज होता है और कहां से रिलीज होता है जरा देखते हैं, ठीक है। इफ दिस पार्ट इज विजिबल इनफ, लेट मी चेक आउट। ठीक है, तो अब ये चीफ सेल्स है, ठीक है। ये पैराइटल सेल्स है। ये पैराइटल सेल सिक्रीट करता है दो चीज, जरा देखिए क्या क्या। पहला रिलीज KH+ और दूसरा रिलीज करता है Cl-। अब ये H+ और Cl- मिलके बन जाता है HCl, ठीक है। अच्छा, ये जो चीफ सेल्स प्रेजेंट है, ये सब सेल्स ये सिक्रीट करते हैं एक इनएक्टिव एंजाइम, इसका नाम है पेप्सिनोजेन या पेप्सिनोजेन। ये जो पेप्सिनोजेन होता है, दिस पेप्सिनोजेन इज एक्चुअली अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है एक्चुअली।
पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन और पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म। तो पेप्सिनोजन के अंदर में सर्टेन अगर हम मॉलिक्यूल्स की क्लीविंग करते हैं तो उससे जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप ऐसे समझो कि लेट्स से इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई डिबिया है, ठीक है, अभी ये काम नहीं कर सकता, इसका काम है हमें इंक डालना, ठीक है। दिस विल नॉट फंक्शन राइट नाउ बिकॉज दिस इज एक्चुअली इनएक्टिव राइट नाउ। इसको ओपन कर दिया हमने, अभी एक्टिव हो गया। तो थिंक दैट दिस इज पेप्सिनोजन, this is cleaving of something, this and it becomes active, this is called pepsin, pepsinogen, pepsin, active, inactive, clear है, ठीक। तो अब ये पैराइटल सेल्स क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, और ये पेप्सिनोजन, यही HCl जो है ये पेप्सिनोजन के ऊपर काम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पेप्सिन के अंदर में, ठीक है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ये चीफ सेल्स की, ठीक है। चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स हम कहते हैं इसको, या पेप्टिक सेल्स, तीन प्रकार के इसके नाम है, मैं यहां लिख देता हूं। तो म्यूकस इज रिलीज बाय एमएनसी, म्यूकस नेक सेल। पेप्सिन इज रिलीज बाय चीफ सेल, या हम इसको कहते हैं जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, ओके। तो पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजेनिक सेल्स, और इसके बाद आती है बात HCl सिक्रीटिंग सेल्स की, और HCl जो सिक्रीट करता है उस सेल्स का नाम है, या तो हम उसको ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, या इसको हम कहते हैं पैराइटल सेल। और ये सिर्फ HCl नहीं रिलीज करता, इसके साथ एक और चीज इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक, इसी अंडरस्टैंड, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर वो भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे तो क्या हो रहा था, यहां पे हो रहा था ये कि, अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा था भाई, हो रहा था ये कि हमारे पैराइटल सेल से निकल रहा था HCl, और हमारे चीफ सेल से निकल रहा था पेप्सिनोजन, रिलीज हो रहा था, ठीक है। HCl इससे रिलीज हो रहा है। द पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड द पेप्सिन। नाउ द पेप्सिन इज एक्टिव, यू कैन सी द एक्टिविटी ओवर हियर। और ये HCl की एक्टिविटी, HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन के सर्टेन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। सो दिस हाउ द एक्टिवेशन टेक्स प्लेस। वंस द पेप्सिन इज फॉर्म, जैसे ही कुछ पेप्सिन बन जाते हैं तो वो पेप्सिन फिर दूसरे पेप्सिनोजन के ऊपर काम करके वो और पेप्सिन बना सकते हैं। मतलब अब HCl की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार कुछ पेप्सिन बन गए तो फिर वो दूसरे इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ढेर सारे पेप्सिन बनने की एक काइंड ऑफ ये एक कैस्केड प्रोसेस शुरू हो जाएगी। HCl ने कन्वर्ट किया पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, अब ये पेप्सिन जो है वो अपने आप को खुद से एक्टिवेट करेगा और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते रहेगा और निरंतर, और ये प्रोसेस थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पैराइटल सेल्स जो है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर, बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर भी। तो पेप्सिन जो होता है ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सट्रीमली पावरफुल एसिड है। तो हमारे जो स्टमक का जो वॉल है, ये जो स्टमक के अंदर में ये सब जो रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, पेप्सिन रिलीज हो रहा है, तो उससे तो पूरा का पूरा वॉल डिग्रेड हो जाना चाहिए, ये वॉल। लेकिन ये डिग्रेड इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो सेल्स है, अबंडेंट सेल्स, ये जो म्यूकस नेक सेल्स है, ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लेयर बना के रख रहे हैं इस स्टमक के वॉल के ऊपर, और ये एल्कलाइन होता है। तो ये जो लेयर है ये आपका कहीं ना कहीं एक्टिविटी को रोकता है। तो HCl जाके वॉल के ऊपर, ब्लू वाला जो वॉल है आपके, उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो डिग्रेडेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। सो इन अ वे HCl को की एक्टिविटी से प्रिवेंट कौन करता है, म्यूकस। तो म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगी।
एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। उसमें क्या होता है कि सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये वो अपने फ्लैजिलम से इसके अंदर में म्यूकस को ड्रिल करता है। अब ये म्यूकस को ड्रिल करेगा तो क्या होगा, ये HCl है, देखो ये HCl है ब्लैक वाला, ये HCl की एक्टिविटी होगी अंदर, और एक्टिविटी होगी तो पूरा का पूरा ये जो रीजन है ये जल जाएगा, एंड दिस विल फॉर्मेशन ऑफ वुंड। इसी कंडीशन को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। बहुत तकलीफ होती है, घाव जैसी हो जाती है पेट के अंदर में, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो इसका उपाय क्या है, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को मारो, सब सही हो जाएगा, फिर रिकवर कर जाएगा। तो अब बात करते हैं, कभी कभी हमारे पास ये भी आपने देखा होगा कि बहुत बार हमें जब गैस होती है, गैस प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होती है, तो हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन। उन एलोपैथिक मेडिसिन में जनरली जो होता है वो ये होता है कि वो H+ जो होती है, जो पंप होती है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो HCl बनता नहीं है, एसिडिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, ये तो समझ में आ गया, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, ऑल दैट। अब इससे रिलेटेड एक चीज जो बतानी है मुझे, इंट्रिंसिक फैक्टर। व्हाट आर द रोल्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड व्हाई, व्हाट इज इट इंपॉर्टेंस। एक विटामिन है, इसका नाम है विटामिन B12, ठीक है, कोबालामाइन हम कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। विटामिन B12 जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं। आप मान लो ये विटामिन B12 है, B12, ठीक है। अब इसको स्टमक से होकर गुजरना है, तो पहले तो स्टमक में हाईली एसिडिक है, विटामिन B12 जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, तो ये सेफली पास कर सके इसलिए एक सर्टेन इसके ऊपर आप समझ लो एक प्रोटीन जैसा होता है कुछ तो फैक्टर, इसको TCN कहते हैं, ट्रांसकोबालामाइन, ठीक है। जस्ट थिंक दिस इज समथिंग विच बाइंड्स टू प्रोटेक्ट। इंटेस्टाइन में आ गया, इंटेस्टाइन में जैसे ही आता है तो इस फैक्टर को रिमूव कर देते और इसके साथ आके बाइंड करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आया, ये इंट्रिंसिक फैक्टर आया इसी पैराइटल सेल से, ठीक है। पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर जब बाइंड कर लेता है विटामिन B12 के ऊपर, तब इसका जो है ये इंटेस्टाइन का वॉल है, इंटेस्टाइन का वॉल में ये ब्लड वेसल्स है, इसकी एंट्री जो है, इंटेरोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइन की जो सेल्स होते हैं उनको इंटेरोसाइट्स कहते हैं, उन सेल्स में इसकी रीएब्जॉर्प्शन, हमें क्या विटामिन ले रहे हो तो भाई विटामिन जाना भी तो चाहिए सिस्टम के अंदर में, आपने खाया विटामिन और पूरा एक्सक्रीट हो गया, देयर इज नो यूज ऑफ दैट, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट प्रोसेस और अ फ्यूटाइल प्रोसेस। So what we need is that this vitamin B12 should be absorbed in our body, and for that absorption process what we need is this intrinsic factor, because this intrinsic factor is the factor that is going to allow the absorption of vitamin B12 into the intestine. तो आप ये समझ लो कि ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं इसका पैसेज के लिए, ये कहीं ना कहीं उसका एक एंट्री पास है, वो रहेगा तभी इट कैन एंटर्स द इंटेरोसाइट सेल्स एंड फ्रॉम देयर इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो आप समझ गए इंट्रिंसिक फैक्टर का भी क्या रोल है और क्या रोल है बाकियों का। ओके, नाउ ठीक है, तो क्योंकि अब ये तो हमने बात कर लिया, इसोफेगस के बारे में बात कर लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, स्टमक के बारे में बात कर लिया, वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वर प्रेजेंट, हमने पेरिस्टाल्सिस के बारे में बात किया एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोसेस इंटेस्टाइन की, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इंटेस्टाइन, पूरा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे हम पूरी की पूरी एंजाइमेटिक डाइजेशन की प्रोसेस जो है पूरा का पूरा देखेंगे कैसे होता है, एंड वी विल ऑल्सो सी दैट कि कैसे पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट होता है फूड वो एब्जॉर्ब होता है। और मैं प्रयास करूंगा क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, तो वी विल ऑल्सो सी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन विटामिन, उसके क्या रोल होते हैं, उनके क्या डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको जानना है। हालांकि आपने 6, 7, 8, 9, 10 से ऐसे निरंतर पढ़ते आ रहे होंगे, मैंने भी बहुत बार क्लास में बताया है। सो ठीक है, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल दिस इज इट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इंटेस्टाइन एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एंड विल ट्राई टू समराइज दिस टॉपिक, क्योंकि हमें थोड़ा इसमें जल्दीबाजी भी करनी होगी, ठीक है। ओके, तो जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।